आज मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बात करते करते, क्योंकि ये बातें नहीं होती है, ये चर्चा होती है, और चर्चा इसलिए होती है क्योंकि घर की बात लगती है, घर की महक लगती है। और मेरे साथ में आज जो इस मंच पर होने वाली, उनके साथ में रेडियो पे तो हम कई बार हुए हैं, और मंच उनको करते हुए देख लेखकगंज में कौमी उर्दू काउंसिल का एक प्रोग्राम है। जयदेव जी में भी एक अजीब सी अदा थी, अजीब सी मस्ती थी। तो हम लोगों ने जो एक मिल के एक ये जो नगमे बनाए हैं गमन के, वो मेरे लिए भी एक अजीब सा नशा था उसमें, और शहरियार को भी एक अपना लुत्फ आया कि भाई मैं तो कहाँ से कहाँ, मैंने सोचा नहीं था कि सीने में जलन का ये नगमा हो सकता है। तो उसका एक अजीब सा उसका एक हाई था। फिर उस फिल्म के नेशनल अवार्ड्स भी मिले, इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले, म्यूज़िक को भी अवार्ड मिला फिल्म पे। उसके बाद फिर जब मैंने उमराव जान में कदम रखा, तो उसमें भी जो एक औरत की, एक लड़की की एक मजबूरी है, उसकी जो ट्रेजेक्टरी है, एक असहाय बच्ची से एक मतलब सीजन कॉर्टिजान जो ज़िंदगी से मतलब आंखें चार कर रही है, मजबूर भी है, और फिर भी उसको एक अपने प्लेटफॉर्म से देख रही है। उसको मैंने शहरियार की शायरी से उसको मैंने पिरोया। तो उसमें एक जो इब्तिदा की ऑप्टिमिज़म होती है, फिर ज़्यादा और कॉन्फिडेंस होता है, फिर डिसोल्यूशनमेंट होता है, फिर एक डिसोल्यूशमेंट और बढ़ता है। जैसे ये है ना, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। अब ये एक यूथफुल ऑप्टिमिज़म है, एक अच्छी, एक पुरानी, एक शरीफ ख़ानदान की उसने इस माहौल में कदम रखा है। फिर उसके बाद वो इस शम्मे फ़रोज़ा को आंधी से डराते हो, इस शम्मे फ़रोज़ा के परवाने हज़ारों। अब ये जब तक आप उसके प्रेडिकेमेंट में नहीं उतरे, पीछे तो देखो, शायर, गाने वाला, म्यूज़िक वाला, बनाने वाला, तब तक वो चीज़ें असर नहीं करती हैं। आप ज़िंदगी भर कुछ करते रहिए, गाते बजाते रहिए, लेकिन चीज़ों को दिलों के अंदर पेवस्त करना, एक डूब के जाना है बेटा। तो उसमें जब तक मुझे लगता नहीं कि ये शख्स मेरे साथ डूब सकता है, तो मैं उसको छूता नहीं। जब मुझे लगा खयाम मेरे साथ डूब सकते हैं, अपनी अना को अलग रख के, और हम लोग एक रास्ते पर साथ चल सकते हैं। फिर जब तक कि आशा जी उसमें नहीं डूब पाई, तब तक ये चीज़ बन नहीं पाई। असल में ये सवाल करने की वजह ये थी कि मुझे याद है 2001 में मैं लखनऊ ही आ रहा था, दिल्ली से, शताब्दी में था, और अचानक उमराव जान का उस ज़माने में तो वो ऊपर आपका जो गाना है वो पॉपुलर वो बजने लगा। फिर मुझे लगा कि अचानक क्या हो चुका। शहरियार साहब भी आ रहे थे इस प्रोग्राम पे, लेकिन उन्होंने मुझसे उस ट्रेन का जिक्र नहीं किया था। मैं ज़रा सा उनका एक अच्छा स्टूडेंट माना जाता था, तो ये इसलिए किया कि उनसे जब मुझे खबर लगी कि वो ज़रूर इस पर वो तशरीफ़ फरमा है, वो ज़रूर उस ट्रेन में है, तो मैं ट्रेन में जो अलीगढ़, बिल्कुल अलीगढ़ में, ये 2001 का वाक़या बता रहा हूँ। शताब्दी अलीगढ़ पहुँची, शहरियार साहब उसमें आए और वो गाना बजने लगा, दिल चीज़ क्या है। तो फिर मैं उनको ढूंढ करके पहुँचा, क्योंकि मैंने कहा सर, तो वो आपको तो किसी और ट्रेन से जाना था आप यहाँ। तब ये बात उनसे की जो आप डूब के वाली बात कर रहे हैं। मैंने उनसे सवाल किया, इतना अच्छा आपने किया सर, आपको क्यों नहीं और लोगों को लिखते हैं, यश चोपड़ा वगैरह के लिए। तो उन्होंने साफ ये कहा कि जब तक कोई चीज़, जैसे आपने अभी जो इजहार ख्याल किया, ये एग्जैक्टली वो चीज़ कह रहे थे, जब तक कोई चीज़ मैं किसी की सिचुएशन पर गज़लें अपनी कुर्बान नहीं कर सकता। इसीलिए ये सवाल किया था सर, आप उस वाक़े को जो तस्दीक करने के लिए खयाम साहब से कहा कि देखिए आप जब तक के शहरियार नहीं लिखेंगे, तब तक के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो तो ये लोग जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स होते हैं, इनके लिखने वाले सब सेट होते हैं, वो उनकी अलग दुनिया होती है, हमारी दुनिया एक हम नहीं बना रहे। जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल था कि आपने उमराव जान आदा नावल को उन्होंने 66 मरतबा पढ़ा था, और पढ़ करके तब वो जो है वो जितने भी गीत लिखे थे, गज़लें लिखी हैं। तो अब आप सोचिए कि इतना डूब करके अगर कोई नावल लिख रहा है
और गाने लिख रहा है तो वो किस मेयार के होंगे, किस स्तर के वो गाने होंगे। ये एक बड़ा अहम बहुत जो बम्बई का अपना एक कल्चर है या आगमन जो है, वो मुंबई का जो कल्चर है, मज़दूरों के जो हालात हैं उसको वो बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। इसी तरीके से अंजुमन आपकी एक फ़िल्म है। लोग ये समझते हैं कि मुज़फ़्फ़र अली साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ पीरियड फिल्में बनाई हैं, लेकिन उसके अलावा आप देखिए कि उन्होंने जो है वो अंजुमन जैसी फिल्म भी बनाई है जो चिकन वर्कर्स के ऊपर है, जिसके बारे में बहुत कम यहाँ गुफ्तगू होती है और उनके बारे में बहुत कम गुफ्तगू होती है चिकन वर्कर्स को लेकर के। उनके इशू को आपने जो है वो उठाया। सर, इस पे थोड़ा रोशनी डालिए। मुझे लगता है लोग थक चुके हैं इस तरह की बातें सुनने। नहीं जी तो मेरे ख्याल से अगर ऑडियंस में किसी का कुछ सवाल हो तो वो अपने सवाल रख सकते हैं यहाँ पे। तो फैशन डिज़ाइनिंग में भी एक बहुत बड़ा नाम है। लखनऊ की चिकनकारी पे उन्होंने बहुत वर्क किया है और चिकन को फैशन के स्टेज तक पहुंचाना और उसको इंटरनेशनल फैशन फेस्टिवल में पहुंचाने का एक बहुत बड़ा फरीज़ा आपने अंजाम दिया है, क्योंकि उससे बहुत सारे लाखों चिकन वर्कर्स आपसे जाहिर सी बात है जुड़े हुए हैं इस बड़े काम से। मुज़फ़्फ़र अली साहब एक चीज़ है जो बड़ी तशवीशनाक है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने वो दौर देखा है गमन का या गर्म हवा का या उमराव जान का। तो आहिस्ता आहिस्ता जो अब फिल्में बन रही हैं और जिस तरह का कल्चर उसमें पेश किया जा रहा है, मसलन वासिपुर जो एक फिल्म आई है या सीरियल बन रहे हैं, उसमें जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जो तहज़ीब पेश की जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसको परवान चढ़ाया जा रहा है और नए लोग उसके आदी होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर उमराव जान जैसी फिल्म आज बनेगी तो वो हिट नहीं होगी। आज भी लोग देखते हैं, पुरानी फिल्में मुग़ल आज़म भी आ जाती लोग। तो क्या बात है जो उस तरह का मिजाज रखने वाले डायरेक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गए और इस तरह के लोग आ गए हैं जो अब इस तरह की चीज़ें परोस रहे हैं। क्या वो दौर लौटेगा नहीं कि वो डायरेक्टर्स आएँ और उसी तरह की फिल्में बनाएं और पसंद की जाएं? देखिए, ये आपका सवाल जो है ये बहुत मतलब तिकड़वी सवाल है। इसका कोई देखिए, आज जो फिल्में बन रही, हो सकता है राही साहब को बड़ा मज़ा आता है क्योंकि वो उनका यकीन था कि गाली जो है वो हमारे कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है और जिस तरीके से गालियाँ इस्तेमाल करी जा रही हैं फिल्मों में, मतलब OTT पे, तो शायद राही साहब को ये अगर मौका मिलता कि किसी OTT में वो कुछ लिखें तो इतनी उम्दा शायद गालियाँ लिखते, इतने मज़े की गालियाँ लिखते कि गालियों की भी शान बढ़ जाती। लेकिन बहरहाल मेरे लिए राही साहब एक बहुत बड़ी हस्ती थे और मैं हमेशा चाहता था मैं राही साहब के साथ काम करूं। तो अंजुमन में जो डायलॉग्स हैं वो राही साहब के लिखे हुए हैं और इतनी उसमें चाशनी है, इतना उसमें इतनी खुशबू है लखनऊ की और उसमें बेहुदापन भी है थोड़ा बहुत। लेकिन सवाल ये है कि उसको उस फिल्म को वो आज की होते हुए भी उसमें पुरानी चीज़ों की कदर है, पुरानी इमारतें जो बोलती हैं उनकी कदर है, पुराने कपड़े जो बोलते हैं उनकी भाषा है, पुराने दर्द हैं उनकी भाषा है। वो फिल्म आज की है, वो आज के चिकनकारों की कहानी है। सकता है 10-20 साल का मामला हो लेकिन इतना कोई तब्दील नहीं हुआ। तो उस ज़बान को समझना, उस मजबूरी को समझना, लखनऊ के उस हुस्न को समझना जिसका कोई अब इस वक्त पुरसाने हाल नहीं है, और उसके बाद उसी लखनऊ के हुस्न को एक दस्तकार की मजबूरी के साथ जोड़ना। तो आप जब देखिएगा तो उसमें एक आपको हर फिल्म में देखिए कई लेयर्स होती हैं जी। कोई चीज़ जो है वो एक लेयर की नहीं होती फिल्म में, उसमें रोशनी भी होती है, दर्द भी होता है, मौसीकी भी होती है, राग भी होते हैं,
आवाज़ भी होती है, चेहरे भी होते हैं, आंखें भी होती हैं, मजबूरियां भी होती हैं। तो ये जब तक आप उसकी सही लेयरिंग नहीं कर सकते हैं तब तक आप फिल्म नहीं बना सकते। आज जो फिल्में बन रही हैं वो उनके जो कपड़े हैं वो लगता है सीधे वो कलकत्ता या इस तरीके की अदा से लेके सीधे वो उन्होंने ओवर द टॉप कपड़े पहना दिए। वो कपड़े की कोई भाषा नहीं है। कपड़े बोलते हैं भाई। जो एक सड़क पे बैठा हुआ फकीर है उसके कपड़े ज़्यादा बोल रहे हैं बनिस्बत जो हम लोग बंटन के, मार्क्स एंड स्पेंसर्स के और इसके उसके कपड़े पहन के आते हैं। तो जब तक आप कपड़ों की भाषा नहीं समझेंगे तब तक उसका दर्द नहीं समझेंगे। तो फिल्म में सबसे बड़ा मसला होता है कि आप किस तरीके से उसको सजा रहे हैं। अब मैं जूनी फिल्म बना रहा तो मैंने क्या किया, मैंने वो है ना चिराग अलाउद्दीन का बड़ा मामला, मैंने पुराने नए कम्बल ख़रीदे और पहलगाम के बाज़ार में जो गुजर लोग आते हैं अपने भेड़ लेके, मैंने उन कम्बलों से उनको एक्सचेंज किया। कुछ दे हैड ए हिस्ट्री, उन्होंने वक्त देखा था। तो कपड़ों ने वो जिन आपको अंदाज़ा नहीं कि जब तक आप वक्त को बयान कर रहे हैं ना फिल्म में, आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि मैं कितना शानदार हूँ, आप ये दिखा रहे हैं कि मुझ में कितनी सच्चाई है। तो फिल्म का जो मीडियम है उसको हम लोगों की पटरी उतर चुकी है, उसको चढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जो पैसा लगा रहा है उन साहब पे, वो भी कहता है यार तू शानदार बना, या डोंट वरी अबाउट रिसर्च एंड डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज ऑफ दिस एंड दैट, ये सब उल्टा सीधा है। तो वो उस तरह की समझ नहीं रही है सब। तो जो फिल्में आजकल बन रही हैं वो वक्त से जुदा है, सच्चाई से जुदा है, असलियत से जुदा है। और किसी का कोई सवाल? आपसे गुफ्तगू। जी नमस्कार सर, हमारी बेसात नहीं है आपसे सवाल पूछे, बहुत स्तरहीन सवाल है लेकिन फिर भी पूछूंगा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी फुल टाइम शायरी करनी चाहिए? आप करते हैं शायरी? जी। मैं तो डरता हूँ शायरों से। नहीं, बिल्कुल आपको करना चाहिए। डॉक्टर ने मना नहीं किया शायरी को, हमारे डॉक्टर ने मना किया था। डॉक्टर असगर वजाहत ने कहा था अगर तुम्हें शायरी अच्छी सुनने को मिल जाए तो मत करना, लेकिन शायरी आप नहीं करेंगे तो फिर हम सुनेंगे क्या? लेकिन बहुत नॉर्मल सी बात है कि शायरी करेंगे तो खाएंगे कहाँ पे? जैसे मैं, आप खाने की फिक्र मत कीजिए, शायर बहुत मजे में खाता है। कोई शायर भूखा नहीं आज सोता है, क्या सोते? और ऑडियंस से किसी का कोई सवाल? थोड़ा सा सर, अभी जो फरसनामा पेंटिंग जो ये कॉफ़ी टेबल बुक रखी हुई है उसके मुताल्लिक थोड़ा सा आप अपनी पेंटिंग के बारे में, अभी जैसा मालती जी ने बताया कि देखिए पेंटिंग जो है वो एक मेरी ग़िज़ा है। अगर मैं पेंटिंग ना करूं तो मैं रंगों को समझ नहीं सकता हूं, रंगों को नहीं समझ सकता हूं तो मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता हूं। तो रंग और जो उसका जो फॉर्म है वो मेरे लिए एक मुसलसल इंस्पिरेशन रहा है। तो ये जो मैंने अभी फरसनामा नुमाइश की थी दिल्ली में, अब उसको मैं इस मंच से कैसे दिखाऊं? ये तो मुझे किताबों का भी बेपनाह शौक़ है, किताबों के डिज़ाइनिंग का भी शौक़ है, मतलब मैं तो हर शौक़ में डूबा हुआ हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं। ये ये मेरी फिल्म पे, तो उसके तमाम सब मनाजिर हैं जिनको मैंने स्केच किया। तो मेरे लिए स्केचिंग जो है वो इज़ अ स्टेपिंग स्टोन। मैंने एक लिफ्ट बनाई है 30 फुट ऊंची अपने लड़के के घर के लिए बॉम्बे में। वो भी उसमें मतलब
इस तरीके की वो कोई जाती है और धीरे धीरे करके वो पेंटिंग रिवील होती है। ये these all dialogue with my horse. तो बहरहाल ये एक शौक है जो मेरे लिए एक बहुत अहम शौक है। और मैं फिल्म बनाऊँ ना बनाऊँ मेरे हाथ में नहीं है, ये काम करना मेरे हाथ में है। और ये काम जो है ये मेरे फिल्म की तैयारी भी है, क्योंकि एक आप विजुअल लैंग्वेज से दूर नहीं हो सकते हैं। आप फिल्म बनाएं ना बनाएं, लेकिन फिल्म के अंदर की जो केमिस्ट्री है, जो उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं, उनसे आप हमेशा आपको मतलब हमागोश रहना पड़ेगा। ऑन कर लीजिए। और वो नहीं होता है तो फिर आप फिल्म भी कभी नहीं बना पाएंगे। फिल्म मैं बना रहा हूँ, इसकी बात ये नहीं कि मैं फिल्म नहीं बना रहा हूँ। और अब मैं इस चीज़ें पहुँच गया हूँ, जब तक फिल्म एकदम बनने को शुरू ना हो जाए उसका जिक्र भी करना बेकार है। वरना लोग पूछते रहते हैं, अरे वो क्या हुई, वो क्या हुई, वो क्या हुई। ये वो क्या हुई वाला मामला जो है बड़ी मेरे लिए एक तकलीफ का बायस बन गया। तो कश्मीर में फिल्म बना रहा था जूनी नाम से, अब उसको मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एक नए तरीके से। इट्स लाइक अ डायलॉग बिटवीन माई सन एंड माई फादर, मी एंड माई सन। तो देखते हैं उसकी क्या शक्ल बनती है। मेरा लड़का भी फिल्मों में है, शाद अली, इसमें बंटी बबली साथिया वगैरह बनाई। तो बहरहाल आई थिंक ये फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जर्नी, एंड आई थिंक हम जैसे लोगों को फिल्म बनाना तर्क नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि अगर हमने कह दिया हम फिल्म नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने समाज को एक बहुत बड़े टैलेंट अपने मतलब बलबले से महरूम किया है। तो क्या बनाऊंगा, कब बनाऊंगा, आई कांट से। लेकिन फिल्म जो है वो मेरे दिमाग में हर वक्त घूमती रहती है, उसकी तैयारी चलती रहती है। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं ढूंढा करता हूँ लोग, आवाज़ें, चेहरे, ज़िंदगी के मतलब मोमेंट्स, जिनको मैं कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूँगा, कभी न कभी इस्तेमाल करूँगा। मेरे लिए हर कलाकार जो है वो एक बहुत बड़ा फनकार है। अगर मैं किसी कलाकार से ना जुड़ूं और दूसरे के अंदर मैं कला ना ढूंढूं तो मैं बेकार हूं। मेरा काम ही जो है वो देने का है, और दे के ही मिलता है, मुझे लगता है। और ये सबको सोचना चाहिए कि अगर उनको फन की तरफ जाना है, बयार फन में जहां मंजिलें भी फानी हो, तमाम उम्र भटकने का हौसला रखिए। तो तमाम ये भी आप में हौसला होना चाहिए। और दूसरी तरफ ये जो दूसरे के हाथ की गर्मी है वो बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरे की आंख की जो चमक जो आपके अंदर जाती है, जिससे आप प्रेरणा लेते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरे का स्वर, दूसरे की दूसरा बहुत कुछ होता है, हम तो सिर्फ उसका आईना है। एज अ पेंटर, एज अ फिल्म मेकर, I am a reflection of my audience. I am a reflection of my inspiration. वो चाहे उमराव जान हो या गमन हो या अंजुमन हो या कोई भी हो, जिसमें जब तक के हमने एक जीता जागता किरदार नहीं देखा, उसके ख्वाब नहीं देखे, उसके ख्वाबों को समझा नहीं, तो मैं बेकार हूँ। जी जी जी। ये हर आदमी की अपनी फिल्म होती है, और हर आदमी की एक दूसरी फिल्म होती है जो देखता रहता है। हम रोज़ देखते हैं फिल्में, कोई ऐसा शख्स नहीं आज जो रोज़ फिल्म ना देखता हो, और ज़ाहिर है छांट के देखता है। ये नहीं कि उसको वही देखता है जो उसके समझ में आता है। हम जो देखते हैं फिल्में वो देखते हैं डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम देखते हैं स्टोरी ऑन द फेस। जब तक हमें किरदार के चेहरे पे कोई कहानी नहीं मिलती हम नहीं देखते हैं, क्योंकि चेहरे में बहुत ताकत होती कहानी कहने की। और जो वेस्ट में जो बहुत से आर्टिस्ट हैं वो इस कदर उन्होंने अपनी कहानी को महफूज करके रखा है। हिंदुस्तान में
लोगों ने अपनी कहानी बिखेर दी है, बहा दी है। कहानियां नहीं बची हैं लोगों के चेहरे पर। वो लोग लेजेंड्स नहीं बन पाएंगे क्योंकि देव लॉस्ट, दे ओवर स्पेंट देयर ब्यूटी। अब देखिए कितने ज़बरदस्त किरदार हैं। अब हमें किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन आई कैन गिव यू अ नंबर ऑफ नेम्स हु कुड हैव बीन लेजेंड्स। दे वुड हैव गॉन इन हिस्ट्री if they had got the right emotion and the right milieu to reflect. मर्द तो हिंदुस्तान के मुझे लगता है थोड़ा सा they become too hard, you know. उनमें वो सॉफ्टनेस नहीं रहती है कि वो कुछ और बन सकें अलावा हीरो के। लेकिन औरतों में बहुत पोटेंशियल आखिर वक्त तक कायम रहता है। आखिर वक्त का मतलब they can, you know. जी मुजफ्फर साहब नमस्कार। कई सारे बड़े कामों से हम लोग परिचित हैं। अपना परिचय दीजिए। जी जी, मैं अर्पण कुमार हूँ और मुजफ्फर अली जी पर कई सारे काम करते हुए मैं भी कहीं ना कहीं इनरिच हो रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मालिनी जी भी हैं। जब 3 वर्ष पहले हमने मुजफ्फर अली जी पर एकाग्र किया था तो उसमें मालिनी जी भी आई थी ऑनलाइन ही, और बहुत सारे लोग देश से जुड़े थे, एक्टिंग से भी और म्यूजिक से भी, साहित्य से भी, असगर वजाहत भी, तमाम लोग, बड़े बड़े लोग जुड़े थे और बहुत अच्छी वह चर्चा हुई थी। कल भी हम लोग सुन रहे थे मुजफ्फर अली जी को, तो बहुत सारे पक्षों पे चर्चा हुई, संक्षेप में ही मगर हुई। एक और बड़ा पक्ष जो मुजफ्फर अली जी का है सूफी संगीत को लेकर, कई अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम जहाने खुसरो, जी जहाने खुसरो, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान से बाहर भी, भारत में भी कई शहरों पर आपने किया। तो उस सूफीज़म को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुजफ्फर अली जी शांति से भी जोड़कर चलते हैं, जिसकी आज बहुत जरूरत है। तो उस सूफीज़म की आज और कैसे महत्ता बढ़ गई है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें मुजफ्फर साहब। देखिए सूफीज़म तो मतलब चीज़ों को दिल से देखने का तरीका है। जब तक आप चीज़ों को दिल से नहीं देखते हैं, दिमाग से देखने से कुछ मिलता नहीं। और जब आप देखते हैं समाज बट रहा है अलग अलग फिरकों में, अलग अलग टुकड़ों में, तो उसको कौन सी ऐसी चीज़ है जो जोड़ सकती है? वो मुझे लगता है सिर्फ एक चीज़ है, वो है मोहब्बत। अगर मोहब्बत नहीं है और इंसानियत नहीं है तो आप इंसान को हर वक्त डराते रहेंगे, बांटते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। तो इसका एहसास मुझे पैदा हुआ जब मैं कश्मीर में फिल्म बना रहा था जूनी, कि एक तरफ तो इतना वहाँ इंसर्जेंसी और तशद्दुद और मिलिटेंसी थी, और दूसरी तरफ सूफिज़म एक ऐसी चीज़ थी जो कहीं ना कहीं समाज को पकड़े हुए बैठी थी। एक बड़ा अम्ब्रेला है। हाँ, और जब मैं नाकाम होकर वहाँ से दिल्ली पहुँचा, वो फिल्म ना बन पाई, तो मैंने फिर जहान खुसरो के बारे में सोचा, और मैंने सोचा कि ये जहान खुसरो जो है ये बहुत बड़ा दायरा है। इस दायरे में कोई मुल्क नहीं है, कोई क्रीड नहीं है, कोई बैरियर नहीं, कोई बैरियर नहीं है। उसमें आप कितनी बार हमारे साथ जहान खुसरो में आई हैं, और हर बार जहान खुसरो में हम लोगों ने एक नया रंग ढूंढा है। और एक से मतलब मान लीजिए कि मैं उनके मुंह पे तारीफ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने कर दी मेरी तारीफ, मुझे नहीं कर। हाँ जी। लेकिन सामने ये है कि एक तरफ ये लाइट चौंधी आ रही है मुझे, और दूसरी तरफ मालिनी जी भी चौंधी आ रही है। लेकिन जितना काम ने मुझे लगता है नफासत का काम मालिनी जी के साथ किया है, मैंने या तो फिर आपदा परवीन जी के साथ किया होगा, लेकिन हिंदुस्तान में इतना खुले दिमाग का, खुले दिल का, और इतना मतलब वर्सेटाइल जी जी गला रखता हुआ आदमी नहीं मिलता, शख्स नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने अब ये एक तरीके से शी इज द एसेंस ऑफ जहान खुसरो। यस, और मैंने उसमें क्या है, मैंने दुनिया भर से मैं लोग आया, मैंने क्योंकि मैं फिल्म का आदमी हूँ, मैं स्टेज को अलग तरीके से देखता हूँ, डिज़ाइन करते हैं। हाँ, मैं लाइट को अलग तरीके से देखता हूँ, और उस पर मैं बहुत मेहनत करता हूँ। और मैं ये भी देखता हूँ कि जो आखिरी आदमी बैठा है मंच मतलब स्टेज पे, उसको क्या मज़ा आ रहा है। मुझे लगता है जब तक कि आखिरी आदमी को मज़ा नहीं आएगा
सामने का आदमी तो बेकार है। जी जी सामने का आदमी ये चाहता है कि मुझे लोग देखें जी। लेकिन जो आखिर का जो आदमी होता है उसको जो जो लुत्फ आता है उस लुत्फ को मैं लेके चलता था। वो किसी के समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहा है। एंड आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी ऑन द लास्ट रो। और बहुत से लोग वहाँ वो समझ गए थे, वो गिरा के वहीं बैठ जाते थे। तो ये चीज़ है कि जब आप एक स्टेज क्राफ्ट में जाएं और स्टेज क्राफ्ट से आप एक रूहानी रास्ते निकालें तो उसमें बहुत ज़रूरी ये होता है कि जो कलाकार है ये वो किसके लिए गा रहा है। दो ही जगह होती हैं, एक तो या तो खानकाही हो या दरगाही हो। उसमें यू आर सिंगिंग फॉर ए डिवाइन डेटी। तो जब तक वो डिविनिटी नहीं आएगी आप ऑडियंस के लिए गाएंगे तो वो उसमें वो उरूज नहीं आएगा, आपके कला आपके पहुंच नहीं आएगी। तो पूरा ऑडियंस जो है अंधेरे में बिठाइए। ऑडियंस को नज़र भी नहीं आना चाहिए कि अब ये क्या करते हैं लोग, ऑडियंस को लाके रखते हैं और फिर उसको शूट करते हैं ड्रोन से कि देखिए इतने लोग गए थे। उसमें आप यू आर लूजिंग द पर्पस। तो अब वो ऑडियंस जो है अंधेरे में बैठता है और कहीं ना कहीं कलाकार को एक सिर्फ वो छोटे छोटे दिल दिखाई देते हैं। कौन है क्या नहीं है वो नहीं। आपको इसका एहसास हुआ होगा, मान लीजिए अरब की सराय में हुमायूं टॉम में जब आप करते थे, अब तो वो अब जगह नहीं बची, लेकिन हम लोग फिर कर रहे हैं जहान खुसरो। हाँ जी, लेकिन मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट मुजफ्फर अली साहब एंड मीरा जी टुगेदर। दे आर दोनों मतलब इतने कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। एक बार श्रीनगर में हम लोग गए और उस समय जहान खुसरो के लिए मेरी खुशकिस्मती थी, आपने हमें दावत दी, गाना है, तैयारी हुई, हम लोग गाने गए। और पहले से जहां तक हमें याद है चार चिनार के नीचे प्रोग्राम पहले तैयार था, तय था कि प्रोग्राम वहां होगा डल लेक के पास। और एक दो दिन पहले ही कुछ वाकया हो गया और जाहिर है इजाज़त नहीं मिली। और जो वहाँ पर सबसे खूबसूरत ऑडिटोरियम जो मुझे लगता है दुनिया के सबसे शानदार ऑडिटोरियम्स में शेख क्या नाम जी SKICC, वहाँ पे प्रोग्राम तय हुआ। एक दिन का वक्त था और हमें मालूम था कि उनका क्या विजन है, वो किस तरह से पेश करते हैं, किस तरह से एक जैसे आप खुद ही बयां कर रहे हैं कि वो ऑडियंस भी ट्रांस में जाती है क्योंकि वो ऐसा माहौल बन जाता है। कहाँ किसी ने आउटडोर सोचा हो, इतना सामान भर के आया और बात एक छोटे ऑडिटोरियम, उन्हें ऑडिटोरियम बंधना पसंद ही नहीं क्योंकि वो कैद हो जाते हैं वहाँ, वो कर ही नहीं सकते। लेकिन रातों रात मेरे सामने 10 दर्जी आए, बाजार से काला साटन का कपड़ा आया, मीरा जी और आप लोग लगे। शाम को हम जब मंच पे पहुंचे तो मेरे सामने वहां बिल्कुल जैसे काला संगमरमर बिछा हुआ हो और उस पर दिए रखे हुए थे, इस पर चढ़ करके कलाकार बैठ करके इबादत करते हुए गा रहा हो। पूरे नक्शा बदल दिया था, कोई कह नहीं सकता था ये स्टेज है, ये ऑडिटोरियम आपने। तो ये एक चाहते तो कह देते भाई लास्ट मिनट चेंज हुआ है, लेकिन ये उसके लिए करते ही नहीं ना प्रोग्राम ही उनके लिए खुद एक रियाज है, उस माहौल में खुद उस माहौल को जीने का है। वो जिएंगे, इनका कलाकार जिएगा, तब ऑडियंस। और आपने जो चीजें गाई हैं फारसी में और उर्दू में मिला के वो भी मतलब काबिले रश्क है। आपके संग लंदन में अपने में और यहाँ अपना दिल्ली तो हर बार, लखनऊ कितनी बार, मेरी बड़ी जयपुर। और मेरी बड़ी एक हसरत है, मैंने बोल रखा है आपसे कि हम रूमी के वहां पर जाकर के गाए, तुर्की में जाकर। जब आपकी दिसंबर भाई जब भी आपकी वो उनकी बेटी कराती हैं जश्न, जब आपकी 17 दिसंबर को, मुझे सब याद है, आप जब कहिएगा तो चल देंगे। बर्फ में आप गाएंगे कोनिया बर्फ होती है। लेकिन वहाँ का ऑडिटोरियम बहुत ही उम्दा है, वहाँ आप गाएं और पूरे सब वो दरवेश डांस करें तो बड़ा मजा आएगा। और किसी का? डॉक्टर प्रार्थना सिंह बैठी हुई हैं, आपका कोई सवाल? पीछे। सबसे पहले तो मैं विवेक शुक्ला कोलकाता से हूं और पेशे से पत्रकार हूं। आज इस मंच से, लेखकगंज के इस मंच से हमारे दोनों जो विभूति हैं मुजफ्फर अली साहब और जिनके कंठ में मां सरस्वती का वास है,
मालिनी अवस्थी जी, आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज से 21 साल पहले मैंने मालिनी जी का एक इंटरव्यू लिया था और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज दोबारा इनसे इस स्टेज पर मिलने का मौका मिला। मैं आया था कोलकाता से, मैं कल शाम को ही आया हूँ और स्पेशली बुक फेयर के लिए आया था। यहाँ पे हमारी कुछ बुक्स लगी हुई थी और मुझे याद है कि मालिनी जी उस समय अनीस सर जिलाधिकारी थे गोरखपुर के, और मैंने इनसे समय मांगा, इन्होंने संग समय दिया। और मजे की बात है, ये मेरा सौभाग्य है कि इन्होंने अपने हाथ से बना के मुझे चाय पिलाई। तो ये और सबसे बड़ी बात है, ये एक आज कलाकार हैं और सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लोक संस्कृति को, लोकगीतों को जिस तरह से इन्होंने संजोया है, जिस तरह से लाने का प्रयास किया है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लखनऊ को और उत्तर प्रदेश को अपना स्थान देता है। और हमारे साथ मुजफ्फर साहब बैठे हैं। आप तो मैंने कहना नहीं चाहिए कि एक समय तक लखनऊ को, ये नहीं कहूंगा मैं, लेकिन लोग अगर उमराव जान का नाम आता था तो लखनऊ का नाम आता जी, जी, और अभी भी है। तो ये सौभाग्य है आप दोनों का हम लोगों के बीच में। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं अभी लगातार आपको सुन रहा था, आपने जिस तरह लोगों के बीच में आप ये तो जितनी सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं, मालिनी जी बहुत करीब से आपको जानती हैं, लेकिन मुझे जितना आज सामने से जानने का मौका मिला, लोगों के मन में आप जान फूंक देते हैं। आपने जिस तरह से कहा कि आंखों में डालने से ऊर्जा आ जाती है, आदमी की साहस जो बढ़ जाती है, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। आप इन सब के बाद भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक जो है आदमी लोगों के बीच में जान भर देने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से मैं इस खाली बस आपके एक खुद लिखता हूँ, बहुत लिखता हूँ, लेकिन इतना प्रभावित हुआ जिसका कोई मतलब मैं रोक नहीं सका। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन खुद को नहीं रोक सका, इसलिए कि आज ये मौका मुझे फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आज मुझे बोल लेना चाहिए और ये मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। पीछे डॉक्टर प्रार्थना सिंह है और डॉक्टर मसीहुद्दीन साहब हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। आपका खास तौर से वर्सटाइल जो आपका व्यक्तित्व है उसका। सर, आपने बताया जैसे साद अली के बारे में, तो और आप बता रहे जो आजकल के जो लोग बनाते हैं, तो आपको कुछ उनके में और जैसे उनको ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, उनको ऐसे करना चाहिए? नहीं, ऐसा लगता नहीं कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए। दोनों ही फिल्मों से जैसे साथिया और बंटी और बबली, दोनों ही फिल्में जैसे एकदम से ना ताजा हवा में झोंका टाइप में लगती हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है दोनों को देखे। तो लेकिन जैसे आपको अब मैं कितना क्या क्रिटिसाइज करूं, मैं अपने काम करता रहूं, यही बहुत है। मैं लखनऊ आता हूं तो मुझे लखनऊ में बहुत सी चीज़ें बुरी लगती है। मैं चाहता हूं ये ना हो, ट्रैफिक कम हो, ये आवाज़ें कम हो। अब कितना आदमी क्रिटिसाइज करे, अपने ही काम में लगा रहे, यही बहुत है ना। वक्त आदमी को कम होता है ना, क्रिटिसाइज करने से कोई फायदा नहीं होता। क्रिएटिव माइंड जो है वो एक उनका डायरेक्शन अलग होता है, उनका क्रिटिकल डायरेक्शन नहीं होता। क्रिटिकल वो लेके अपने डायरेक्शन बना लेते हैं। जी, मसीहुद्दीन साहब, डॉक्टर मसीहुद्दीन साहब। सर, ये जो हमारा सवाल है ये थोड़ा मुश्किल और बहुत टफ क्वेश्चन है। वो इस माने में कि जहाँ इतनी बातें हो रही है कि फिल्में बन रही है, सीरियल बन रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, और इवन ये प्रोग्राम जो कौमी कौंसिल फरोग उर्दू की तरफ से हो रहा है, डॉक्टर अशरफ इकबाल साहब, डॉक्टर मुंतज़िर क़ायमी साहब, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे उर्दू ज़बान की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, उसका जो रस्म ख़त है, तो उसको बचाने के लिए जो है क्या किया जाए, बहैसियत डायरेक्टर के या बहैसियत फिल्म इंडस्ट्री के, क्योंकि रस्म ख़त का मामला बिल्कुल हटता जा रहा है। ज़ाहिर है उर्दू सभी समझ रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन जो लिखने का मामला है वो हो नहीं पा रहा है। तो उसके लिए क्या इक़दाम हो सकता है, आपका क्या ख्याल है इस सिलसिले में स्क्रिप्ट के लिए? सर देखिए, स्क्रिप्ट देखिए, दो चीज़ें हिंदुस्तान से गायब हो रही हैं और दो हसीन चीज़ें, एक तो घोड़े और दूसरा उर्दू की लिखा, क्योंकि दोनों अजीब सा हुस्न है, अजीब सी रवानी है दोनों। लेकिन आपने सर प्रॉपर कैलीग्राफी भी तो सीखी है। नहीं, मैंने कुछ सीखा है।
मुझे वैसे जी देखिए मानवी जी गवाही दे रहे हैं। मानवी जी जो है वो जी। हमें अंधभक्त है भाई। तो नहीं अरबिक कैलीग्राफी, देखिए कैलीग्राफी तो एक बहुत बड़ी चीज है। इसमें मैंने इसमें लिखा भी अपनी किताब में, कैलीग्राफी के भी इसमें काफी हिस्से हैं। कैलीग्राफी को लेके मैंने काफी कुछ काम भी किया। The beauty of writing is the tongue of the hand and the elegance of thought. अब इस पर गौर कीजिए। The beauty of writing is the tongue of the hand and the elegance of thought. ये हज़रत अली का लिखा कौन। तो भारत राइटिंग में आप जितना उतरेंगे उतना आपको एक अलग नशा मिलेगा। हम तो नहीं इतना कर पाते हैं, लेकिन हम डिज़ाइन करते हैं। उस डिज़ाइन के हिसाब से हम कैलीग्राफी करने की कोशिश करते हैं या कराते हैं। कैलीग्राफी में बहुत ज़रूरी है कि उसमें भी कोई बनावट नहीं आना चाहिए और उसूल भी कायम रहना चाहिए। उसका जो ज़ेरो बम जो है, जो उसकी मोटा और पतला, और उसमें लगना नहीं चाहिए कि वो उसमें कोई कोशिश की जा रही है, और उसको एक पेंटली फॉर्म में देखना पड़ता है। तो उस पर तो देखिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता हूँ। मैं सिर्फ अपने ही काम में उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसका कोई मैं मुहिम नहीं बना सकता हूँ, उसका कोई आपको मैं नुस्खा भी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसके बारे में सोचना चाहिए। और मैं घोड़ों के बारे में कहता हूँ, घोड़े जो हैं वो भी एक बड़े मतलब डिवाइन क्रीचर्स हैं। उनके हुस्न से आदमी को प्रेरणा मिलती है, वो आपके लिए दुआ करते हैं। तो सारा खेल जो है वो बुनियादी तौर पे क्या है, एक आपकी अदा है और अदा के साथ एक दुआ चलती है। बगैर दुआ के कोई काम नहीं होता। हम जब किसी के साथ काम करते हैं तो हम सिर्फ उसको दुआ देते हैं। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह इनकी आवाज़ में इतनी ताकत इस वक्त दे दे कि ये आसमान तक चली जाए। तो वही दुआ जो है कलाकार के साथ जब होती है, जब चाहे वो लिखने वाला हो या पढ़ने वाला हो, या वो बहुत ज़रूरी होती है। मतलब एज ए फिल्म मेकर, एज ए डायरेक्टर, उसको सामने लेके चलना। ठीक वक्त हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ एक लास्ट रहेगा। मुझे 3-4 साल पहले पता चला कि कोटवारा रियासत आपकी लखीमपुर में, और मैं बेसिकली वहीं से हूँ। तो 10 साल दिल्ली रहा, फिर वापस लौट के आया लखीमपुर। तो पता चला आप टपाटन मिल गए। मैं अमर उजाला में हूँ। अच्छा। तो बस आपका ये जानना चाह रहा था कि वो कोटवारा से शुरू क्या सफर जो 3-4 महीनों में तो बहुत लंबा सा मामला है। दौड़ा देंगे लोग, सीधे कोटवारे पहुंचा। नहीं सर, वो भी बता दीजिए जो आप 27 तारीख को आप कर रहे हैं। लखीमपुर महोत्सव, जहाँ पर छोटी काशी और फिर मेंढक मंदिर, तराई कथा के कोटवारा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। एक तरफ उसका एक आध्यात्मिक वो है, फिर एक प्राकृतिक वो, उसके बीच में एक जगह है जिसे कोटवारा कहते हैं। सर वहाँ से यहाँ तक की जो सफर है सर, वो बेसिकली वो आप पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद उसको आप सवाल पूछिएगा, मैं आपको दूंगा जवाब। और आप तशरीफ लाइए कोटवारा 26 को, फिर 26 को आ जाइए घर। अली साहब से गुजारिश है कि कुछ पोएट्री सुनने को मिल सकती है। सर यार बीच में छिड़की तो थी मैंने इधर उधर। कहाँ से छेड़ू फसाना, कहाँ तमाम करो, मालूम रह गए, कर से अगर हो जाए कुछ सूफियाना सर 1-2 शेर पढ़ दीजिए उनके तसल्ली के लिए। जो हैं आशना सिर्रे असरार के, वो हैं जो वो हैं यार सब यार अगयार के। यहाँ की नहीं जानते रस्मुरा, मियाँ हम तो बाशिंदे हैं पार के। कहाँ से कहाँ लेके पहुँचा ये दिल, मलाइक जहाँ से रहे हार के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश शाम आज हम लोगों ने लेखकगंज के तहत कौमी काउंसिल पर आए फरोग ज़बान उर्दू के तहत गुजारी। हम उसके डायरेक्टर जनाब डॉक्टर शम्स इकबाल साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं, और मानवी जी मौजूद हैं, मुजफ्फर अली साहब
इससे खूबसूरत शाम और क्या हो सकती है, लखनऊ की शाम जिसे कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर अली साहब, बहुत शुक्रिया आज के हमारे नाज़रीन मुंतज़िर कायमी साहब। अब मैं शाल पोशी के जरिए इस्तकबाल के लिए दावत दे रहा हूँ अमित जी को, वो तशरीफ लाएं और हमारे मेहमान का शाल के जरिए इस्तकबाल करें। एक अनाउंसमेंट है, अब से सिर्फ 15 मिनट के बाद एक शाम गज़ल का प्रोग्राम है रंगमंच में, और उस शाम गज़ल में इंदिरा नायक जो एक सूफी कलाम उस हैसियत से जानी जाती है, जिनका कलाम सूफियाना होता है। तो अगर आप लोग अगर यहाँ हैं तो ज़रूर उस तरफ तशरीफ ले जा सकते हैं। शुक्रिया। The next session will begin at Lekhaganj, and after that, Indira Nayak Ma'am's report will begin at 6. बहुत बढ़िया सजावट है।